हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 36। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि आज यांची की फैमिली इपो के घर आज आने वाले हैं और वो उन दोनों की शादी की फाइनल डेट डिसाइड करने वाले हैं। अब आगे की स्टोरी। अब वांग मैंसन में शाम के टाइम था। जान और इपो दोनों स्कूल से वापस आ गए थे। जान जल्दी आकर अपने कपड़े चेंज करने के बाद एक चाय मिस सुसन को देते हुए कहता है, डिनर के लिए क्या बनाऊं? मिसेस सुसन तो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम क्या पहली बार आए हो इस घर में? तुम्हें पता नहीं ओकेजनली में क्या खाना बनाया जाता है? ये स्टूपिड से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? जल्दी से जाकर कुछ अच्छा सा खाना बना लो। तो जान ओके कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो किचन में बहुत सारा खाना बनाता है। और खाना बनाने के बाद सब कुछ प्रिपेयर करते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। वो अपना खाना अपने साथ ही लेकर गया था। उसे नीचे आने का कोई भी मूड भी नहीं था। वो इपो और यांगजी को साथ में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो जैसे ही अपने रूम में जाता है जहाँ पर इपो उसका बेसब्री से उसका वेट कर रहा था। वो दिन भर जग जान को बस वेट कर रहा था, मगर यांगजी के वजह से वो जान के पास नहीं जा पाया था। और फिर वो सुबह जान से बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था, जिसकी वजह से वो जान से अपोलॉजी भी करना चाहता था। वो नहीं कर पाया था। जैसे ही वो जान को देखता है वो उसे अपने करीब खींचते हुए उसे किस करने लगता है। जान इस पर उसे मना भी नहीं करता, क्योंकि वो इस मैन के टच को भी वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जब इपो जान के पूरे बॉडी पर अपने हाथ घुमाने लगता है तो जान उसे रोकते हुए कहता है, हम लोग अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पकड़े गए तो जरूर मार खाएंगे, इसीलिए हमें केयरफुली रहना पड़ेगा। और अब तुम्हें जाकर रेडी होना चाहिए, क्योंकि एंजी और उसके पेरेंट्स जल्दी आने वाले हैं। इपो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो कहता है, मुझे कोई भी परवाह नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना। ये कहकर वो जान को ब्रेथलेसली किस करने लगता है। बेबी प्लीज़, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ हम लोग यहाँ से भाग जाएं। जान उसे मुस्कुराते हुए कहता है, इस बारे में अभी बात नहीं करते। वो प्लीज़ जाकर रेडी हो जाओ, नहीं तो मदर हम दोनों पर गुस्सा करेंगे। इपो को वो समझाने लगता है, मगर इपो तो वो ये सब कुछ भी नहीं चाहता। फाइनली जान के बात मानकर वो वहाँ से चला जाता है। इपो के जाने के बाद जान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो बाथरूम जाकर फ्रेश होने के बाद खाना खाने के बाद अपनी पढ़ाई करने लगता है। कुछ देर बाद इपो के मदर उसे बुलाने लगते हैं। जान तो नीचे नहीं जाना चाहता था, मगर अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो नीचे जाने लगता है। वो जैसे ही इपो और यांगजी को साथ में बैठे हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके दिल में दर्द होता है। फिर भी जैन अपने मदर के पास खड़े होते हुए कहता है, क्या हुआ मामा? सुसेन उसे गुस्सा होते हुए कहता है, खाना कौन सर्व करेगा? डाइनिंग टेबल पर सब कुछ रेडी करो, मेरे डॉटर इन लॉ को भूख लगी है। जैन भारी दिल के साथ वो किचन में चला जाता है। दूसरी तरफ यांगजी वो अपना प्लान चलाने लगता है। मदर इन लॉ, मुझे प्यास लगी है। अब मिसेस सुसन जान को बुलाकर पानी लाने के लिए कहते हैं। वो भी गुस्से से। तो जान जैसे ही पानी लेकर आता है तो यांगजी उसके आगे अपना पैर रख लेता है, जिसके वजह से जान स्लिप करने के वजह से उसके हाथ में रखा हुआ पानी यांगजी, मिसेस सुसन और मिसेस मैंडी के ऊपर गिर जाता है, जिसके वजह से मिसेस सुसन तो सारा गुस्सा जान पर ही उतारने लगता है। तुम यूजलेस, ये क्या कर रहे हो? सभी के सामने मुझे एम्बैरेस क्यों कर रहे हो? तुम्हें बस एक पानी लेने के लिए कहा गया था और तुम ये सब क्या कर बैठे हो? ये कहकर वो जान को स्लैप मारने ही वाले थे कि इपो उसके आगे आ जाता है, जिसके वजह से मिस हुसैन इपो को मारने लगते हैं। सभी तो पूरी तरह स्टंट थे। इपो जो इतनी देर से बस अपने दांतों को ग्रेड करते हुए अपनी आंखें को नाल करते हुए बैठा हुआ था, वो तो यांगजी को अपने पास बैठाना भी नहीं चाहता था। उस बीच को अपने पास देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो बस वहाँ से उठ के जाना भला चाहता था।
मगर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था। वो फोर्सफुली वहाँ पर बैठा हुआ था। जैसे ही वो जान को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट होते हुए देखता है, वो खड़े होते हुए कहता है, मदर क्या आप सेटिस्फाई हो गए? ये कहकर वो गुस्से से देखने लगता है और उसके बाद यांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम्हारे बॉडी ने पानी गिर गया है, यू फकिंग बीच, उसके वजह से तुम्हारा प्यास तो बुझ ही गया होगा। ये कहकर यांगजी को पीछे धक्का दे देता है। मिस सुजन तो बस इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो ये सब देखते हैं तो जान के हाथ को पकड़कर फिर से स्लैप मारते हुए उसे नीचे गिरा देते हैं। तुम्हारे वजह से, तुम्हारी ही वजह से मेरा बेटा सभी के सामने मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है, एम्बैरेस कर रहा है, सब तुम्हारे वजह से। यांगजी तो बस जान को इस तरह देखकर बस स्मिक कर रहा था। ईबो के बिहेवियर से उसे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस जान को ह्यूमिलेट होते हुए देखना चाहता था। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उससे ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो फ्यूचर में जान के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा बर्ताव कर सकता था। अब यांगजी झूठ मूठ के रोते हुए बहुत इनोसेंट बनते हुए कहता है, मदर इन लॉ उसे माफ़ कर दीजिए, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। उसके पास पेन ही स्लिप हो गया था जिसके वजह से वो इस तरह हो गया। और ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी ईबो, मेरे वजह से मदर इन लॉ तुम्हें स्लैप मारे, आई एम सॉरी। यांगजी तो बस स्मिक करके ही सब कह रहा था। वो दोनों लेडीज आगे कुछ पकड़ा खड़ा करे उससे पहले मिस्टर मांडे डीप वॉइस में कहते, क्या आप लोग इस तरह बकवास करना बंद करेंगे? हम लोग वेडिंग प्लानिंग के लिए बात कर सकते हैं। ये कहकर वो सभी की तरफ देखने लगते हैं। ईपो गुस्से से कहता है, मैं यहाँ पर अब नहीं बैठ सकता, आप लोग सब कुछ अरेंज करने के बाद में कह दीजिएगा। ये कहकर वो यांगजी को ग्लेयर देते हुए वहाँ से चला जाता है। जान ये सब कुछ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो जो ग्लास टूटने के वजह से जो बिखरा हुआ था वो सब कुछ साफ करने लगता है और उसके बाद वो किचन रूम में चला जाता है। यांगजी भी पानी पीने के बहाने से वो किचन रूम में आ जाता है और झूठ मूठ के फ़ोन को अपने कान में लेते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य हूँ कि बहुत जल्द सभी लोग मुझे मिसेस वांग ईबो कहने वाले हैं। मैं तो अब इस 2 हफ्ते वेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब ईबो बस मेरा होगा, ऑफिशियली मैं मिसेस वांग यांगजी कहलाऊँगा। ये कहकर वो जान को सारी बातें सुना रहा था और उसकी तरफ देखकर एक मकरी स्माइल देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जान जैसे वेडिंग डेट को फिक्स होते हुए सुनता है उसके आंखों में आंसू आ जाता है। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था कि फाइनली वो ईबो को खो बैठा है। अब ईबो उसका नहीं होगा। ये पूरा वर्ल्ड उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों क्रूएल है, उसके साथ इतना ज़्यादा हिमलट क्यों करता है। ये सोचते हुए वो बड़ी जोर से रोने लगता है। उसी समय फिर से उसके लोअर एब्डोमेन में दर्द शुरू हो जाता है। वो पीछे के दरवाजे से वो अपने रूम की तरफ दौड़ने लगता है। उसी समय उसे वोमिटिंग में फील होने लगता है। वो टॉयलेट के अंदर जाकर वोमिटिंग करने लगता है। अब सभी बहुत ज़्यादा खुश थे कि 2 हफ्ते की शादी होने वाला है। सब इस बात के लिए एग्री भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा यांगजी, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो याद करने लगता है जब वो टाइलन से प्यार करता था, जान ही था जो उसे उस वक्त उसे छीन लिया था। यांगजी कोई छोटी बच्ची नहीं थी, उसे पता था जान और ईबो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कभी भी ईबो से प्यार नहीं किया था, वो बस जान के रिवेंज लेना चाहता था। इसी वजह से वो ईबो से शादी करना चाहता था। अब मिसेस सुसन यांगजी को अपने रूम में लेकर बात करते हुए कहता है, ब्यूटीफुल डॉटर एक बार बताओ क्या हुआ है? मेरा बेटा और उस बीच में क्या हो रहा है? मेरा बेटा पहले इस तरह कभी भी बिहेव नहीं करता था, मगर इन हफ्तों में ऐसा क्या हो गया? यांगजी इसमें करते हुए कहता है, मैंने पहले ही अपने मदर को कह दिया था, आपको भी कह रहा हूँ, वो बीच आपके बेटे को सेड्यूस करने में सक्सेस हो गया है। इसीलिए तो ईबो आपके एगनेस्ट खड़े होने के लिए रेडी था। वो उस बीच के वजह से स्लैप खाने के लिए भी रेडी है। वो दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है। मिसेस सुसन गुस्सा होकर अपने दांतों को ग्रेट करते हुए कहते हैं, मैं तो बस उन दोनों को रेड हैंडेड पकड़ना चाहता हूँ। जान
एक बार पकड़ लूँ उसके बाद तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। यांग जी ड्रैकलेस में करते हुए कहता है, मदर डोंट वरी, इबो बस मुझे बिलोंग करता है, बस 2 हफ्ते का इंतज़ार कीजिए। एक बार शादी हो जाए फिर मैं वो सब कुछ कर दूँगा, आपको डोंट वरी। ये कहकर पोर्टेबल से स्माइल देने वाला लगता है। मगर मदर मुझे लगता है जान के साथ कुछ तो हुआ है। वो उस बात को याद करने लगता है जब वो जान को अपने रूम में दौड़ते जाता है उसे बाथरूम में वॉमिटिंग करते हुए देखा था। उसके मन में तो बहुत सारे बातें आने लगता है। क्या वो प्रेग्नेंट है? ये किस तरह का इंसान है जो इस तरह कर रहा है? वेट, क्या वो स्पेशल मैन है जो प्रेग्नेंट हो सकता है? ये सारी बातें उसके मन में आ गया था, मगर वो मिस सुसन के सामने ये सब बातें नहीं कर सकता था। वो बस उनके मन में जान के खिलाफ भड़काने लगता है। मिसेस सुसन तो कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं वो बीमार हो या फिर नहीं, मैं अपना पैसा उस बास्टर्ड के पर से बिल्कुल भी खर्च नहीं करने वाला। वो मरे या जिए मुझे कोई लेना देना नहीं। यांग जी अपने मन में सोचता है, मुझे मदर को कुछ भी नहीं कहना है, मैं उसके लिए मेडिसिन खरीद के दे दूँगा जैसे मुझे क्लियरली पता चल सके। यांग जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मदर अब डोंट वरी, मैं उन दोनों पर नज़र रखूँगा। मिसेस सुसन भी उनके बातों पर सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो लोग सभी के पास आकर बातें करने लगते हैं। अब स्कूल में वेनन यांग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा था। वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंड से रहने लगा था। वो बस यांग जी को अवॉइड कर रहा था जैसे वो उसके रास्ते पर ना आए। ये संज्ञान और उसके रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क था। वो ये सीक्रेट लीक नहीं करना चाहता था कि वो संज्ञान को सीड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा था। वो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मगर फिर भी ये बात अगर संज्ञान को एक बार पता चल गया तो वो उसे ज़रूर ब्रेकअप कर लेगा। वो ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो संज्ञान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके बगैर तो उसके जीने की कोई मकसद भी नहीं था। इसके वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा था। वो संज्ञान के सामने तो बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंड में लेने लगा था। कभी कभी तो वो रोने भी लगा था, अगर संज्ञान को पता चल गया तो क्या होगा। वो ये सारी बातें सोचते हुए वो तो जैसे क्रेजी ही हो गया था और कुछ दिनों से तो वो बहुत ज़्यादा बीमार भी होने लगा था। उसे बार बार वॉमिटिंग जैसे लग रहा था और कभी कभी तो वो क्लास में भी सो जाता था। उसे खुद नहीं पता था वो इतना बीमार क्यों है। उसे लगता था कि वो इसी डर से बीमार है कि वो संज्ञान को कहीं खो ना बैठे। वो ही सोच ही रहा था कि एक दिन यांग जी उससे सामने आ जाता है। वो तो उसे अवॉइड करके जाने ही वाला था कि मगर यांग जी उसे बुलाते हुए कहता है, ओइनन तुम क्या कर रहे हो, मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम मुझे थैंक यू आकर कहना चाहिए था, क्योंकि फाइनली तुम मेरी बातें मानकर अपने मैन को सेड्यूस करने में सक्सेस हो गए, मगर तुम तो बस ही कुछ कर भी नहीं रहे हो। यांग जी तो ये सब कुछ स्मित करते हुए कह रहा था। मोइनान ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। यांग जी उसके करीब आकर कहता है कि हम लोग सेलिब्रेट करें हमारे सक्सेस के लिए, चलो हम लोग कहीं पर ड्रिंक करते हैं। फाइनली तुमने संज्ञान को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और मैं मिसेस वांग बहुत जल्द बनने वाला हूँ, चलो हम लोग कहीं पर मिलकर दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं। मोइनान कहता है, तुम याद रखो मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसे प्लानिंग नहीं करता। ये कहकर वो वहाँ से जाना ही वाला था कि यांग जी गुस्सा होते हुए कहते हैं, अपनी जुबान बंद रखो, इस तरह बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम संज्ञान के साथ आज मेरे वजह से ही हो। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने के बजाय तुम मुझे छुप रहे हो। मैं तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हूँ कि यन को कैसा फील हो रहा होगा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सोते हुए। वैसे भी उसका रिएक्शन क्या था, वो तुम्हें देखकर कैसा कह रहा था? वेनन डरते हुए कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसकी आंखों में आंसू आ गया था। यांग जी उसके चारों तरफ घूमकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं क्या चाहता हूँ? और उसके फेस के आगे अपने फेस रखते हुए कहता है, सिंपल, बस यही प्रे करो कि जल्दी से जल्दी इवो से शादी हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। ये कहकर वो बड़े जोर से हंसने लगता है।
वेनन आगे कुछ कहे, संज्ञान की बातें सुनकर तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। हाँ बेबी, तुम उस बीस के साथ क्या कर रहे हो? और यांग जी की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? वो यांग जी को क्लियर दे रहा था। यांग जी स्मित करते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वाह, मुझे नहीं पता था। वैसे कंग्रेचुलेसन। वेल, मैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे जो पहले से अनफिनिश होकर रखा हुआ था। अगर तुम्हें जानना हो तो फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड से ही पूछ लो। वेनन रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, यांग जी। यांग जी जैसे ही नोटिस करता है, वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। संज्ञान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वो बीच तुमसे क्या कह रहा था? वो क्या जानना चाहता था? वेनन तो डर के वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वेनन डरते हुए कहता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। उसके पैरों में थोड़ा सा ताकत भी नहीं था कि वो एक कदम चल सके। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। संज्ञान उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, मगर उसके दिमाग में बस यांग जी की बातें चल रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे और वो मुझे क्या बोलने वाला था। दूसरी तरफ वेनन, वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। अगर यांग जी ने कुछ भी कह दिया या फिर एक दिन संज्ञान को सारी बातें पता चल गए तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा। संज्ञान वेनन की तरफ देखते हुए कहता है, वेनन क्या हुआ? तुम मुझे किस तरह अवॉइड क्यों कर रहे हो? क्या तुम यांग जी के बारे में सोच रहे हो? वो मुझे क्या कहना चाहता था? प्लीज़ मुझे बताओ क्या हो रहा है? वेनन बड़े जोर से रोते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें खो दूँ। प्लीज़ मुझे कभी भी मत छोड़ना। मैंने जो भी किया है बस तुम्हारे लिए ही किया है। संज्ञान बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और कंफ्यूज भी। वो उसके नेक में किस करते हुए उसे गले लगा लेता है और उसके लिप्स पे सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, बेबी तुम मुझे अच्छी तरह के जानते हो। अगर मैं किसी को अपने दिल में बसा लेता हूँ तो हमेशा उसे प्यार करता हूँ और उसका केयर करता हूँ। अगर तुम्हारी बात कहे तो तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे छोटे भाई, मेरा प्यार, मेरा डार्लिंग और फिर मेरी वाइफ। और अपने नोज़ को वेनन के नोज़ पर रब करते हुए कहता है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ कर नहीं जाने वाला। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार कभी भी चेंज नहीं होगा। ये कहकर उसे टाइटली गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। वेनन ये बात सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो भी उसे टाइटली गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू सो मच।